अक्सर जब भी कोई क्राइम होता है फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर हम तमाम लोग बहुत बातें करते हैं, ख़ासतौर पर हम जैसे क्राइम रिपोर्टर। लेकिन कई इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जिसकी जब जांच जिस तरीके से पुलिस करती है और जिस बड़े पैमाने पर और जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और फिर कैसे वो उस केस के अंजाम तक पहुंचाती है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प सुनने में लगता है। लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है उन पुलिस वालों की, वो काबिल तारीफ़ है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको हर मोड़ पर चौंकाएगी, और जब इस कहानी का क्लाइमेक्स आएगा तो फिर आप शायद उससे पहले कुछ और सोच रहे होंगे, निकलेगा कुछ और। बात 31 जुलाई 2019 की है, 31 जुलाई 2019। बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, KIA, किया भी कहते हैं, इसका एक बैक साइड है इस एयरपोर्ट का। उस बैक साइड में 31 जुलाई की 2019 की सुबह सुबह एक शख्स गुजर रहा था, और ये सन्नाटा इलाका है। बहुत सारे लोग इस पीछे का जो एयरपोर्ट का हिस्सा है उसका इस्तेमाल ट्रैफिक से बचने के लिए करते हैं, ट्रैफिक कम ही होता है वहाँ पर। तो एक शख्स गुजर रहा था, उसने देखा सड़क किनारे एक लेडी की लाश पड़ी है, एक महिला की लाश जिसका चेहरा जो है सर कुचला हुआ है, और सर कुचलने की वजह से थोड़ा चेहरा भी इतना पहचान भी नहीं है, खून चारों तरफ। वो शख्स देखकर घबरा जाता है, फ़ौरन लोकल पुलिस को खबर करता है। अब एयरपोर्ट की जो पुलिस है वहाँ की टीम फ़ौरन आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है, मौका वारदात का मुआयना करती है, तो देखती है कि उस लेडी के सर पर किसी वजनी चीज़ से मारा गया है। साथ ही उसके बॉडी में कई जगह स्टेप के भी निशान थे, यानी चाकू भी मारा गया। तो किसी का सर कुचला गया और उसको चाकू भी मारा गया, थोड़ी सी अजीब बात थी। अब पुलिस खैर लाश को ध्यान से देखती है। मरने वाली ने एक टी-शर्ट पहन रखी थी, एक जीन्स पहन रखी थी, सैंडल था और हाथ में टाइटन का एक वॉच। उसके पर्स या मोबाइल, बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे उस लेडी की शिनाख्त हो सकती थी। अब बेंगलुरु पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था कि पहले तो उस लेडी की शिनाख्त करें। अब वो चूँकि एयरपोर्ट के पास मिली थी, तो पहले तो ये था कि शायद ये कोई फ़्लाइट पकड़ने वाली हो। दूसरा ये था कि एयरपोर्ट का बैक साइड है और लोकल लोग बहुत सारा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी था कि ये निकलने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रही हो बिना ट्रैफिक के। दिखने में लेडी का जो हुलिया और बाकी चीज़ें, उससे लग रहा था कि ये साउथ इंडिया की नहीं है, ये कहीं नॉर्थ इंडिया की है। लेकिन क्लू कुछ नहीं, न मरने वाली का नाम, न ठीक से चेहरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कातिल तो बात की बात है, पहले जो मरी है उसका ही आप उसकी सच्चाई निकाल लो। बेंगलुरु पुलिस के लिए चैलेंजिंग था ये काम। 20 लोगों की एक टीम बनाई गई, 2-2 लोगों की टीम डिवाइड की गई, 10 लोग, एक तरह से 10 टीम हो गई, अब 2-2 में मिलाकर 20। 4 काम दिए गए हर टीम को, और 4 काम ये था। पहला कि इस लेडी ने जो जीन्स पहन रखी थी, वो उस जीन्स को देख के लग रहा था कि ये एक महंगा ब्रांड है और आम जीन्स नहीं है, तो उस जीन्स के ऊपर लेबल भी था। तो एक टीम को ये काम दिया गया कि ये जीन्स कौन सी कंपनी बनाती है, कहाँ कहाँ बिकता है, कि और ये अगर पता चल जाए कि इस लेडी ने कहाँ से ख़रीदा है तो थोड़ा सी उसमें मदद मिल जाएगी। दूसरा, उसने एक टाइटन का ख़ास वॉच पहन रखा था, ख़ास मॉडल। तो दूसरी टीम को ये काम सौंपा गया कि तुम पता करो कि ये टाइटन की घड़ी कहाँ से ख़रीदी गई, कब ख़रीदी गई, किसने ख़रीदी। तीसरी टीम को काम दिया गया कि तुम इस लोकेशन के आसपास के CCTV कैमरे को खंगालो कि यहाँ तक ये लाश कैसे पहुँची, किस गाड़ी में लाई गई या क्या हुआ। चौथी टीम को ये काम दिया गया कि तुम पहले बेंगलुरु, फिर कर्नाटक, फिर आसपास के तमाम स्टेट, और इसके बाद अगर ना कामयाबी मिले तो पूरे इंडिया में पता करो कि एक लेडी जो ठीक ठाक घर की है, क्या कहीं पे मिसिंग रिपोर्ट उसकी दर्ज की गई है। ये 4 बेसिक पहले काम दिया गया और कहा गया कि अब इस पर तफ्तीश करो। अब पुलिस की टीम लग गई चारों काम पर। काम बड़ा मुश्किल और टेढ़ा था, लेकिन काम करना था। सबसे पहले पुलिस ने जीन्स के बारे में पता किया, तो पता चला कि वो जिस ब्रांड की जीन्स था उसके चूंकि लेबल भी था कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और जीन्स का हुलिया देख के पता चला था कि नया है। 2019 के शुरुआत से लेकर और जुलाई तक करीब 14,000 ऐसे 14,000 जीन्स बेचे गए दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। अब पुलिस यहाँ थोड़ी उलझी कि ये कर्नाटका की हो सकती है, बेंगलुरु है, और महाराष्ट्र की भी हो सकती है, दिल्ली की भी हो सकती है।
लेकिन कहाँ के ये पता नहीं। खैर, अब 14,000 जीन्स तो पता चल गया, लेकिन इस लेडी ने जो जीन्स पहन रखी थी उसका साइज़ क्या था, उसका साइज़ चेक किया गया तो पता चला कि उन 14,000 जीन्स में से 800 जीन्स उस साइज़ की बिकी है दिल्ली, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। तो 14,000 पहले टोटल, उसके बाद पता चला कि करीब 800 जीन्स उसके साइज़ की बिकी। तो अब फिगर आ गया 800 पे। अब उस 800 जीन्स को कहाँ कहाँ किस किस ने ख़रीदा है, पुलिस ने उस जीन्स के जो शोरूम और जहाँ बिका उनसे डिटेल मंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, मतलब सारा पूरा प्रोसेस जो। तो उन 800 लोगों के नंबर मांगे गए। फिर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बाकायदा उन 800 लोगों को मैसेज किया कि क्या आप में से किसी ने ये जीन्स खरीदी है। अब इसमें से कुछ के रिप्लाई आए, कुछ के नहीं आए, कुछ को पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल स्विच है, बंद है, तो वो अलग दिक्कत आ रही है। लेकिन जीन्स पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। उधर दूसरी टीम टाइटन वॉच पे लगी हुई है कि वॉच जो मॉडल है वो कहाँ बिकी, कैसे। तो पता चला कि ये टाइटन वॉच पिछले 1 साल में जिस मॉडल का उस डिकीज़ ने यानी मरने वाली लड़की ने पहन रखा था, 1400 घड़ियाँ टाइटन की उस मॉडल की 1 साल के दरमियान बिकी और ये देश के अलग अलग शहरों के शोरूम से बिकी। तब उनके नंबर निकाले गए कि भाई ये 1400 घड़ी खरीदने वाले कौन लोग हैं। जैसे जीन्स के निकाले गए 14,000 के, यहाँ तो फिर भी तादाद कम थी, तो लेकिन यहाँ फिर भी 1400 लोग थे। अब उन 1400 लोगों के नंबर निकाले गए, उनको फ़ोन करना शुरू किया गया, फिर उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और सबको मैसेज डाला गया कि ये घड़ी आपने ख़रीदी, आपका क्या नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हो। अब उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया, कुछ के फ़ोन बंद थे, लेकिन कोशिश जारी थी। उधर जो एक टीम सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी, उसे भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसने देखा कि एक कार तो दिखी है दूर से, लेकिन बदनसीबी से उस कार का नंबर प्लेट नहीं आया और इसलिए उससे कोई जानकारी ही नहीं मिली। चौथी जो टीम लगी हुई थी तो पता चला कि कर्नाटक और आसपास में कहीं इस हुलिये की ऐसी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट ही दर्ज नहीं है। तो हर जगह से रास्ता बंद, पुलिस के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इधर मीडिया में भी ये खबर कि बेंगलोर जैसे शहर में इस तरह से किसी एक लड़की के साथ ये वारदात हुई है। 2019 की बात है, सेफ नहीं है, तो इसको लेकर काफ़ी मीडिया का भी प्रेशर, पुलिस पे बेहद दबाव इस केस को सुलझाने का, लेकिन तमाम कोशिशें जारी है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। तभी एक रोज़ अचानक पुलिस, जब ये सारे चीज़ों पे कोई कामयाबी नहीं मिली, तो पुलिस ने तय किया कि चलो एक बार और बॉडी को देखते हैं। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मॉर्चरी में रखा हुआ मुर्दा घर में। कई बार, पहली बार में कई बार कुछ चीज़ें नज़रों से चूक जाती हैं। पुलिस की एक टीम, सीनियर अफसरों की टीम इस बार गई मुर्दा घर। अब उसने बॉडी को ध्यान से देखा कि शायद जीन से, घड़ी से, बाकी चीज़ों से कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ बॉडी ही ऐसी कुछ निशानी हो जिससे कुछ पता चले। इस बार ध्यान से देखा पुलिस ने तो उसकी बॉडी में एक टैटू बना हुआ था जिस पे एस लिखा हुआ था। अब वो हाथ पे नहीं था, वो यहाँ गर्दन के नीचे था। तो जब उन्होंने देखा एस, तो पुलिस को लगा कि इस जो भी मरने वाली है इसका नाम एस से शुरू होता है। अब पुलिस ने जब ये मिला कि एस से है, तो उन्होंने उधर जो जीन्स थे 14,000, जिसमें से 800 उस साइज़ के खरीदे गए थे, इधर 1400 घड़ियाँ जिन्होंने खरीदी। अब पुलिस ने उन सबको दोबारा कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या ये घड़ियाँ या जीन्स आप यहाँ से किसी एस नाम से जिन लोगों ने खरीदी, आप उसकी लिस्ट दे सकते हैं। अब जब वो एस नाम से लिस्ट मांगी गई तो वो जो 800 थे और फिर 1400 थे, वो फिगर घटकर 115 हो गया कि इस नाम वाले 115 लोगों ने ये घड़ी खरीदी और इस नाम से करीब 200 लोगों ने ये जीन्स खरीदी। तो वो और भी कम हो गया लोगों तक पहुंचने का। अब इस दौरान में जब इस नाम से पता चला तो पुलिस ने फिर पता किया कि बेंगलुरु के इस एयरपोर्ट पर जहाँ पे ये लाश मिली थी, उस एयरपोर्ट से, चूँकि ये 31 जुलाई को लाश मिली थी, तो 29, 30, 31 किसी की फ़्लाइट थी जिसने ना पकड़ा हो, उसकी फ़्लाइट मिस हो गई हो और उसका नाम शुरू होता है एस से। लेकिन वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। पता चला ऐसा कोई नहीं, जितने भी इस नाम के टिकट की बुकिंग थी वो सब फ्लाइट लेकर गए, तो वहाँ भी नाकामयाबी। कुल मिलाकर पुलिस के लिए हर तरफ दरवाज़ा बंद, इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा। पुलिस की टीम दिन रात लगी हुई है,
जीन से लेके घड़ियाँ खंगाल रही है, CCTV खंगाल रही है, इस नाम के तमाम लड़कियों को खंगाल रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। जुलाई का मामला था, अब अगस्त आ गया था, 7 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन लाश बरामद होने के अचानक बेंगलुरु पुलिस के एक कांस्टेबल को एक फ़ोन आता है और वो अपने सीनियर अफसर को बताता है कि सर, ये जो लड़की मरी है इसको इसके हस्बैंड ने मारा है और उन दोनों के बीच में अनबन थी और कातिल वही, और उसी ने लाकर एयरपोर्ट के पास ये बॉडी डंप कर दी है। अब उसने बताया कि वो एक वहाँ पे इलाका है और जो नाम बताया उसने कातिल का, वो बताया कि एक नीला सैंद्रा, उसने अपनी वाइफ को मारा। अब बेंगलुरु पुलिस ने कहा यार 7 दिन से भटक रहे हैं और यहीं अपना 2 थाना छोड़ के ये केस है और हमको पता ही नहीं है। गुस्सा भी आया, लेकिन ये हुआ कि चलो यार इतनी मेहनत की थी, केस खुल गया। तब उन्होंने कहा कि चलो उसके हस्बैंड को ढूंढते हैं। ये पहले वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि हाँ 7 दिन पहले एक लेडी का मर्डर हुआ था, मुकदमा दर्ज है और उसके हस्बैंड ने मारा था। दोनों में अनबन थी। पुलिस ने राहत की सांस ली कि केस सॉल्व हो गया। तो उसके बाद अच्छा ये भी था कि ये जो जिसने मारा है वो शख्स बंगाल का रहने वाला, कोलकाता का बंगाली है। तो पुलिस ने उस लेडी के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल की वाहवाही हो गई कि यार इतनी जहाँ पे हमने घूम घूम कर तफ्तीश कर रहे थे, यहाँ तो ये केस निकला। कातिल पति था, पत्नी की लाश थी, एयरपोर्ट के पास फेंक गया था। अब पुलिस ने उस कांस्टेबल की निशानदेही पर उसको किसी मुखबिर ने खबर दी थी और बताया कि वो इस जगह छुपा हुआ। पुलिस गई और उसके पति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है, कहता हाँ साहब मैंने अपनी बीवी को मारा, मुझसे बहुत वो लड़ाई करती थी और उसका किसी और से अफेयर था, जो भी उसने बातें की। फिर कहता है कि अच्छा तुमने मारा तो बॉडी कहाँ फेंकी, चलो लोकेशन पे बॉडी दिखाओ। अब पुलिस वालों के साथ वो चल रहा है, रास्ता बता रहा है। अब पुलिस वाले जब गए तो रास्ता अभी आधे रास्ते तक जा रहे हैं तो वो उसी बेंगलोर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद अचानक वो डायरेक्शन मोड़ देता, अब कहता है इधर चलिए, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और एक जगह सुनसान जगह पे रोक कर वो कहता मैंने यहीं पे मारा था। अब पुलिस वहाँ भौचक्की, कह रहा है ये शख्स कत्ल करने की बात कबूल कर चुका है, बीवी को मारने की बात मान रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे मैंने मारा है। पुलिस को बॉडी मिली एयरपोर्ट के पीछे से, तो ये क्या मजाक है। तो पुलिस हड़काती है कि तू यहाँ मारा है तो फिर ले जा करके एयरपोर्ट के पास बॉडी फेंकी थी। कह रहे नहीं सर मैंने यहीं मारा था, यहीं बॉडी फेंकी थी, वो बॉडी मिली नहीं थी। अब उसने कहा यहाँ फेंकी थी तो कहाँ है बॉडी, तो उसने कहा यही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अंधेरा था लेकिन यहीं मैं ढूंढता हूँ। थोड़ी देर के बाद झाड़ियों में वो ले गया पुलिस को और एक लेडी की लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो लाश मिली उसने कहा ये है मेरी बीवी जिसे मैंने मारा है और वो 1 हफ्ते पहले उसने कत्ल किया। अब पुलिस ने अपना सर पकड़ लिया। जिस केस को उसने मान लिया था कि सुलझ गया है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लाश मिली एयरपोर्ट के पीछे, कातिल को इन्होंने पकड़ा और कातिल दिखा रहा है हमने यहाँ, और वहाँ से भी एक और लाश मिल रही है। फिर वो पूरी कहानी बताता है, तब पुलिस को गलती का एहसास होता है, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से एक दूसरे मर्डर का केस सुलझ गया। उसने लाश भी बरामद कर लिया और उसके बाद फिर पुलिस क्या करती, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट की पुलिस ने फिर उस कातिल को उठाकर उस पुलिस के हवाले कर दिया टीम के, जिसके एरिया में ये मर्डर हुआ था। अब एक केस तो उन्होंने सुलझा दिया, लेकिन खुद गुस्सा आ रहा खुद पे, क्या हमें तो लगा था कि ये केस सुलझ गया, यहाँ तो उल्टा हो गया, कोई और मामला सुलझाया हमने, अपना तो केस वहीं अटका हुआ है, अब ऊपर में क्या जवाब दें। अब पुलिस फिर से परेशान और शुरुआत से फिर लगी हुई है। अब इसी दौरान में एक और कहानी हो जाती है। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। तो दूसरा मर्डर खुल गया। अब पुलिस की टीम फिर से लग गई उसी जीन्स पे, उसी घड़ी पे, उसी CCTV फुटेज पे, मिसिंग की सब, मतलब शुरुआत से अब कर रही है। 7 दिन हो चुके थे, अब 8वें दिन से फिर लग गए। जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उसके एक सीनियर अफसर ने कुछ वक्त पहले बेंगलुरु में एक चोर को पकड़ा था और वो चोर एक घर से उसने बहुत सारी ज्वेलरी चुराई थी जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए थे। बाद में उसने कहा था कि चोरी करने के बाद वो वहाँ से कोलकाता भाग गया और कोलकाता में जाके उसने ये ज्वेलरी एक जगह बेच दी। तो महीने भर पहले, मतलब ये कत्ल हुआ जुलाई में, इससे पहले जून की बात है, वो साहब जो पुलिस के सीनियर अफसर हैं वो कोलकाता गए। वहाँ से जाकर उन्होंने वो सारी ज्वेलरी बरामद कर ली और फिर वापस लौटे बेंगलुरु। जब वो ज्वेलरी बरामद करने के लिए गए थे तो उनके साथ कोलकाता के 2 पुलिस वालों को लगा दिया गया था। उनमें से एक पुलिस वाला लगातार उनसे बात करता था।
इसी दौरान जो कोलकाता में जिसने चोरी करके गहने बेचे थे उसका नाम था कार्तिक। कार्तिक था बेंगलुरु पुलिस के कब्जे में। उस सिपाही ने कहा कि साहब इसने कोलकाता में कुछ और भी लूट वूट के सामान बेचे हैं और कोलकाता में भी कुछ चोरी की है, तो आप हमें प्लीज़ कुछ दिन के लिए उससे दे दो, हम उससे पूछताछ करेंगे। अब ये बेंगलुरु वाले पुलिस अफसर कह रहे नहीं यार अभी हमें उसकी ज़रूरत है, हम बेंगलुरु के और चोरी के केस उससे उगलवाना चाहते हैं। तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा, इधर सीनियर हैं, वो कोलकाता पुलिस का एक कांस्टेबल है, कि साहब उससे हमें बहुत सारे केस सुलझाने में मदद मिलेगी। तो ये चल रहा था, वो लगातार फ़ोन पे बात हो रही थी। इत्तेफाक से केस के 10वें दिन, अब 10 अगस्त आ चुका है, अभी तक कुछ सुलझा नहीं, न जीन से मिली मदद, न घड़ी से मिली मदद, न CCTV से। चक्कर में एक दूसरा कातिल पकड़ा गया, दूसरा मर्डर केस खुल गया, और वो बेंगलुरु पुलिस के जो इंचार्ज है इस केस के, वो परेशान बैठे हुए, क्या करें। इसी दौरान में उनके पास उसी कांस्टेबल का फिर से फ़ोन आ गया कोलकाता से। अब ये उस वक्त टेंशन में, वैसे ही तनाव में कि सर अपना केस तो सुलझ नहीं रहा है यार, ये परेशान कर रहा, बार बार मुझसे एक्यूज मांग रहा है। तो उन्होंने 1-2 बार उठाया नहीं, फिर देखा वो बार बार कर रहा, तो उन्होंने उठाया, फिर उसको एक तरह से निपटते हुए कहा, देखो मैं इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसा हुआ, परेशान हूँ, एक मर्डर केस है हमारे पास और वो सुलझ नहीं रहा, इतने दिन हो गए हैं, और वो लेडी है ये भी पता नहीं चल रहा कहाँ की है, लेकिन बेंगलुरु की नहीं लगती, नॉर्थ इंडिया की कहीं की लगती है। तो तुम अभी उस कार्तिक वाले केस पे बात मत करो, मैं सुलझा लूँ फिर तुमसे मैं बात करूँगा। जब वो फ़ोन रखने लगे तो कांस्टेबल कहता है 1 मिनट रुकेगा, आपने कहा कि किसी लेडी का कत्ल हुआ, मिसिंग है, उसकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली। बोले हाँ नहीं पता चल रहा, और वो साउथ इंडियन नहीं है। तो बोले हमारे कोलकाता से भी एक लड़की गायब है और उसका नाम है पूजा डे। वो एक मॉडल है और इवेंट आर्टिस्ट है, इवेंट मैनेज भी करती है, इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती है और ठीक ठाक मॉडल है, और वो जुलाई लास्ट वीक से ही गायब है। करीब 31 को लास्ट मिली तो उसने कहा कि 27-28 से गायब है, और इत्तेफाक से वो कोलकाता से बेंगलुरु गई थी। अब ये सुनते ही इस पुलिस अफसर के कान खड़े हो गए। बोला आपने वहाँ रिपोर्ट लिखी है? बोला हाँ मिसिंग रिपोर्ट है हमारे यहाँ, और लेकिन वो कहीं मिली नहीं है। तो बोले कि यार मैं तुमको कुछ फ़ोटो भेजता हूँ, देख के बताओ क्या ये वही है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट है तुम्हारे यहाँ? उसने कहा भेजिए। इन्होंने वो तस्वीर निकालकर अपने जूनियर से कहा कि इस पुलिस वाले के व्हाट्सएप नंबर पे भेजो ये फ़ोटो। इस दौरान में जब नसीब साथ देता तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो उधर फ़ोटो भेज रहा है उनका जूनियर, और ये बैठ के सोच रहे हैं कि क्या पता कोलकाता से मिल जाए, लेकिन इधर एक दूसरा केस, दूसरा कातिल दूसरे मर्डर में इनको गुमराह कर चुका था, तो ये भी था डर कि ये भी ऐसे ही निकलेगा। तभी उनके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, बल्कि जो उनका एक जूनियर था जिसने सारे जगह व्हाट्सएप किए थे, घड़ी के लिए, जीन्स के लिए ग्रुप बनाया था, तो उसके पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि ये घड़ी जो आपने ग्रुप में भेजा है ये मैंने ख़रीदी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और ये घड़ी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ख़रीदी थी। अब वो पुलिस वाला सुना तो उसने कहा अपने सीनियर अफसर को जानकारी देनी चाहिए। वो भागा हुआ है, उसने कहा कि साहब वो घड़ी के बारे में एक आदमी दावा कर रहा है कि उसने दिल्ली में ख़रीदी, उसका नाम अली है, और वो कह रहा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया। अब वो सोच रहे हैं यार ये गर्लफ्रेंड को देने की बात कर रहा है, वो उधर कह रहा है कि जो कोलकाता से गायब हुई है वो ऑलरेडी किसी की बीवी है, शादीशुदा है, लगता है फिर केस में कुछ नहीं मिलेगा। खैर वो कहते हैं अली को दो, फ़ोन दो, बात करते हैं। पूछते अच्छा कि तुमने कब दिया? तो उसने कहा मैंने दिल्ली में अपनी, मतलब ये जून जुलाई की बात है, तब मैंने घड़ी गिफ्ट की थी अपनी गर्लफ्रेंड को। बोला तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो उसने कहा पूजा डे। अब जैसे ही ये सुना अफसर साहब कुर्सी से खड़े हो गए, क्योंकि वो कोलकाता का कांस्टेबल भी नाम बता रहा है पूजा डे, ये भी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा है पूजा डे, लेकिन एक चीज़ कंफ्यूज कर रहा है वो ये कि वो बता रहा है कि वो शादीशुदा थी, ये बता रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब ये भी तो हो सकता है कि पूजा डे दो अलग अलग हों। फिर उनका एक बार जोश जो उमड़ा था वो थोड़ा कम पड़ने लगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुमको भी एक फ़ोटो भेजता हूँ, देख के बताना कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड वही है जिसको घड़ी दी थी। अब बैठ कर वो इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले कांस्टेबल का मैसेज आता है, कहता सर ये वही है जो कोलकाता से मिसिंग थी। थोड़ी देर बाद अली का फ़ोन आता है कि सर ये वही है जो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब भी एक कन्फ्यूज़न बाकी है। अब वो अफसर फिर से फ़ोन करते हैं कोलकाता के पुलिस अफसर को, बोलते हैं यार ये बताओ, ये पूजा डे है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मिसिंग है, क्या ये कुमारी है, शादीशुदा है? तो उसने कहा कि ये शादीशुदा है, इसके हस्बैंड का नाम सौदीप है, 7 साल पहले शादी हुई थी दोनों की, मतलब 2012 में, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और वो 29 जुलाई को ही बेंगलुरु गई थी एक असाइनमेंट के सिलसिले में, मॉडलिंग के। तो पति पत्नी में बनती नहीं है और बड़ा झगड़ा भी होता है,
तो बहुत मुमकिन है कि पति ने ही उसको ठिकाने लगा दिया हो। तो उन्होंने कहा उसके पति पे नज़र रखो, हम टीम भेज रहे हैं। अब इधर अली को दोबारा फ़ोन मिलाया कि तुमने पहचान तो ली, पर ये बताओ ये कौन है तुम्हारी? तो उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तुम्हें पता है ये शादीशुदा? उसने कहा हाँ साहब पता है, बट उसकी अपने हस्बैंड से बनती नहीं है, और अगर वो डिवोर्स हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अब इस पुलिस वाले को अली पे भी डाउट है, पति से झगड़ा हो सकता, पति को अफेयर का पता चल गया और पति ने मार दिया। इधर अली को ये है कि पूजा से शादी करनी है और बीच में पति रोड़ा बन रहा है, तो अली और इन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की हो, या फिर अली को गुस्सा आया हो कि पूजा डे उसको मतलब शादी नहीं करना चाहता, तो अली ने निपटा दिया है। लेकिन अगर अली ने निपटाया तो फिर क्लेम क्यों कर रहा है कि उसने ये घड़ी उसको दी थी? खुद पुलिस को फ़ोन क्यों कर रहा है? मतलब हर तरफ से उलझन। खैर, इसके बाद पूजा डे के घर वालों को, माँ बाप तक ये खबर पहुँचती है, उनको बेंगलुरु बुलाया जाता है। वो लोग जब बेंगलुरु आते हैं फिर उन्हें मॉर्चरी ले जाता है, और मॉर्चरी में ले जाने के बाद लाश दिखाई जाती है। माँ बाप पहचान देते हैं, वो कहते हैं हमारी बेटी है। अब ये साफ हो गया कि जिस की तलाश में इतनी सारी मशक्क़त करनी पड़ी, वो कोलकाता की रहने वाली एक मॉडल पूजा डे थी। लेकिन अभी आधा काम हुआ था। मरने वाले की शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन कातिल कौन? अब पुलिस के लिए सस्पेक्टेड फिलहाल के लिए दो सामने खड़े हुए। एक पूजा डे का हस्बैंड, उसके ऊपर शक करने की वजह क्योंकि उनमें बनती नहीं थी। दूसरा अली, जिसके पास एक रीज़न हो सकता है कि पूजा अपने पति को छोड़कर उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसने निपटा दिया। लेकिन प्रूफ कोई नहीं। अब पुलिस परेशान, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि चलो अब ये तो पता चल गया कि ये पूजा है, तो पूजा के कॉल डिटेल यानी कि मोबाइल का नंबर भी पता चल गया। पुलिस ने कहा आप कॉल डिटेल में झांकते हैं। अब पुलिस ने कॉल डिटेल में झांका। जब कॉल डिटेल में झांका तो उसमें ना अली ना उसके पति, इसके बारे में कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ पता नहीं चली। लेकिन कॉल डिटेल में झांकने के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। ये पता चला कि वो जब बेंगलुरु आई तो बेंगलुरु आने के बाद एक सहारा होटल है जहाँ पे उसने चेक इन किया, और वो वहीं पे रहा करती थी, तब रुकी थी। 29 जुलाई को वो पहुँची थी, और फिर उसने वहाँ से ओला कैब लिया था 1-2 बार जाने के लिए। 31 को उसको कोलकाता लौटना था। 31 की सुबह 4:15 बजे उसे होटल से निकलना था, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। रात को उसने एक ओला का कैब बुक कराया, उसके बाद वो होटल आ गई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सुबह होटल से जब उसे जाना है एयरपोर्ट, और इससे पहले वो जो 2 दिन रही, उस 2 दिनों में उसने अलग अलग ओला कैब से सवारी की। कोई गाड़ी नहीं थी उसके पास, और सभी बार अपने मोबाइल के ऐप से उसने बुक किया था। वो ऐप की हिस्ट्री आ गई सामने। लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए उसके मोबाइल से या उस मोबाइल ऐप से किसी भी ओला या उबर कंपनी से कोई गाड़ी बुक नहीं हुई। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि गाड़ी बुक नहीं हुई, लाश एयरपोर्ट के पीछे मिल रही है, तो ये माजरा क्या है? पुलिस की टीम होटल पहुंची। होटल पहुंचने के बाद उसने सीसीटीवी फुटेज, चुके अब होटल का नाम भी सामने आ गया था, और फिर पूछा उससे कि ये बताओ कि मैडम यहाँ पे गाड़ी में कब आती हैं और सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए कौन सा कैब यूज़ करती हैं? तो होटल वाला बताता है कि साहब रात को वो ओला से आई थी, सीसीटीवी फुटेज में नंबर है, लेकिन सुबह जब वो जा रही थी तो वही कैब वाला आया था जो रात को आया था, और वही लेकर चला गया। अब सवाल ये कि अगर वही आया तो फिर सुबह की बुकिंग पूजा ने क्यों नहीं कराई? आप कभी भी अगर ओला ओबर आप यूज़ करते हैं तो आपको जितनी बार ट्रैवल करना, हर बार आपको उस ऐप पर जाकर वो बुक करना अपना ड्राइव। रात का तो है जाने का और होटल आने का, लेकिन होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए वो ओला लेती है, लेकिन उसके बावजूद वो बुक नहीं करती है अपने उससे। तो अब ये हुआ कि सुबह गई किससे? फिर वो सीसीटीवी होटल का खंगाला गया, तो पता चला कि जिसने रात को उसको ड्रॉप किया था उसी कैब ड्राइवर ने सुबह उसे पिक किया। उसे लेने के लिए वही आया, लेकिन विदाउट ऐप की बुकिंग की। अब ऐसा क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है? मुमकिन है। मुमकिन ऐसे है कि कई बार लोग ये कहते हैं कि आप करेंगे तो इतना है, आप सस्ते में मैं आपको छोड़ दूंगा, तो आप कहाँ बुक करा रही है, और आपने बता दिया आपको इतने बजे एयरपोर्ट है, मैं पहुँच जाऊँगा मैम राइट टाइम पर। तो ये हो सकता था। खैर, अब वो नंबर आ गया। अब पुलिस ने उस नंबर के थ्रू नाम और वो सारी चीज़ें निकाली, तो पता चला नागेश नाम का एक 22 साल का लड़का है जिसकी ये कैब थी। उसका एड्रेस था। पुलिस उसके घर पहुंची, वो आराम कर रहा था घर में। पुलिस ने उसको दबोचा, उठाया, लाया, पूछताछ की।
5 घंटे में केस खुल गया। उसने बताया कि उसने 2 बार उसकी गाड़ी में सफ़र किया और नागेश के एक भाई ने एक और गाड़ी EMI पर ख़रीदी, लेकिन EMI के पैसे भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसे लगा कि क्या करें, गाड़ी वापस चली जाएगी। तो उसने जब 2 बार पूजा को अपनी गाड़ी में घुमाया तो उसे ये पता चल गया पूजा के कपड़ों से, बातचीत से, कि अमीर है और इसके पास अच्छे खासे ज्वेलरी और कैश वैश होंगे, ATM कार्ड में भी ठीक ठाक पैसे होंगे, दिखने में भी खूबसूरत थी, उसकी नीयत भी बेईमान हुई। बस उसने उसी को लूटने का फैसला कर लिया। 31 की लेट नाइट ये उससे इसी नीयत के साथ कहता कि आप बुक मत करना, मैं लेने आ जाऊँगा। क्यों? वो नहीं चाहता था कि ये रिकॉर्ड पर आए कि बुकिंग ये हुई थी, ड्राइवर ये था। तो सब कुछ चोरी छुपे। पूजा को भी लगा चलो कुछ पैसे बच जाएंगे, उसने भी, और ड्राइवर भी ठीक ठाक था, उसने कहा ले चलो। अब चूँकि 5:15 बजे वो निकली, रात को लेट पहुंची थी, नींद पूरी हुई नहीं थी, कैब वाला उसको लेकर जा रहा है। फिर उसने बता दिया था कि इधर ट्रैफिक मिलता है, रात को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत आती हैं, सड़क जाम होता है, तो हम पीछे वाले रास्ते से चलेंगे, वहाँ ट्रैफिक नहीं होता है। उसने भी उस पर भरोसा किया। रास्ते में उसको हल्की सी नींद आने लगी। जब नींद आने लगी तभी लगा नागेश को कि यही मौका है। उसने गाड़ी एक जगह रोकी और गाड़ी के अंदर से एक रॉड टाइप की चीज़ निकाली और उससे कहा कि तुम सारे पैसे और ये सारी चीज़ें मुझे दे दो। वो घबराई, लेकिन उसने मुकाबला किया। उसने बोला मैं शोर मचाऊंगी। वो डर गया, उसने उसके सर पे मारा। तब भी उसने हिम्मत दिखाई और वो गाड़ी से एक दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगी। फिर ये पीछे भागा और भागने के बाद इसके पास चाकू था, पूरी तैयारी से आया था। फिर उसने उसको 4 बार चाकू पे हमला किया। जब वो गिर गई, फिर वहीं पे एक और वज़नी पत्थर था, उसने पत्थर उठाया और उसके सर पे मारा। इसके बाद उसने उसके सारे जो शिनाख्ती कार्ड, उसके पर्स, सब कुछ वो अपने साथ ले गया। जाने के बाद ATM से उसके पैसे भी निकालता है। बस वो घड़ी देखना भूल गया था। और ये सब कुछ करने के बाद वो आराम से अपने घर चला जाता है। और जब 7, 8, 10 दिन बीत जाते हैं तो उसे लगा कि वो कहीं सामने आया ही नहीं है, उसका कहीं नाम भी नहीं है, उसने बुक भी नहीं कराया, तो वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन आखिर में पकड़ा गया। लेकिन जब क्लाइमेक्स आया तो खुद पुलिस को भी हैरानी हुई कि उसने क्या क्या सोचा था। एक दूसरा कत्ल इस केस के चक्कर में खुल गया। एक पति लगातार रेडार पर था और उससे पूछताछ और कड़ी इंट्रोगेशन की तैयारी चल रही थी। एक बॉयफ्रेंड था जिसके ऊपर शक हुआ, उसको दिल्ली से बेंगलोर लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कातिल एक गुमनाम निकला जो कुछ हजार रुपए लूटने के लिए और उसकी मंशा रेप भी करने की थी। इस वजह से पूजा की जान चली गई। तो यह थी आज की कहानी बेंगलुरु की। जैसा मैंने शुरू में कहा, कई बार जो पुलिस केस सुलझाती है बड़ा आसान लगता है हमें, लेकिन जब वो स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे छोड़िए आप सिर्फ एक CCTV कैमरे को, हमने तो बोल दिया, आपने सुन लिया। 400, 500 CCTV कैमरे को, एक तो हर कैमरे को नज़र रखना रास्ते में कहाँ कहाँ है। फिर जब वो कैमरा मिल जाए तो उस टाइम के हिसाब से उसके फुटेज को देखना, मतलब 2-2 घंटा बैठकर। इसका तजुर्बा है मुझे। हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, कई पुराने हमें आर्काइव से फुटेज निकालने होते हैं अपनी स्टोरी के लिए। 1-1, 1.5, 2-2 घंटे, उसके बाद न जाने कितने टेप देखने पड़ते हैं। मतलब मुझे याद है मैंने 6-6 घंटे निकाल दिए होंगे टेप देखने में। तो वो तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कितने सैकड़ों CCTV कैमरे देखने, जाकर दुकान मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जीन्स की घड़ियों का पता कराना, कोलकाता में डील करना, दिल्ली में डील करना, मिसिंग पर्सन की अगर आप करें तो वो सारे रिकॉर्ड खंगालना, मंगाना। सच में बहुत ही मेहनत का काम होता है और जब अच्छा काम होता है तो फिर तारीफ़ ज़रूर पुलिस की होनी चाहिए। ये वो काम था जिसके लिए बेंगलुरु पुलिस तारीफ़ की हकदार है। तो आज की कहानी में इतना ही। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से समाज में घटने वाले लोगों को जागरूक करने के कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि थोड़ी सी पैसे बचाने के चक्कर में हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ निकल जाते हैं और फिर उसके चक्कर में हमारे कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं, कितने बड़े क्राइम हो जाते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, हमेशा हमें कोई भी कैब बुक करने से पहले OTP ज़रूर लेना चाहिए और हमें हमेशा कोई अच्छी ऐप से कैब बुक करना चाहिए, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी प्रूफ के साथ सब कुछ होता है। और हमें किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ वाले कैब वाले के साथ जाने से पहले भी घर वाले की इन्फॉर्म करना ही चाहिए हमारे करीबी लोगों को कि हम ऐसे जा रहे हैं बाहर। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपना